नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वर्ल्ड कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज मंगलवार के दिन आप तक हम पहुंचाएंगे ताजा स्थिति टर्की और सीरिया में आए भूकंप से उपजी हुई विभीषिका के बारे में। आप सुनेंगे अंश उस संबोधन का जिसमें भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नेतृत्व के बारे में स्पष्ट किया इंडिया एनर्जी वीक में। आप मिलेंगे एक दंपत्ति मितेश कपाड़िया और शक्ति शर्मा से, जानेंगे प्यार के बारे में और अपने नए एल्बम के बारे में बात करेंगे भारत के जाने माने संगीतज्ञ और गिटारिस्ट देवाशीष भट्टाचार्य। उनका एल्बम है साउंड ऑफ द सोल। और एक छोटी सी मुलाकात, परिचय अति महारुद्र का हवन का देंगे राजेंद्र हर्ष। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार आपका स्वागत विजन ऑफ एशिया वर्ल्ड कम्युनिटी में करने के साथ साथ लेते हैं जायजा उस स्थिति का जिससे जूझ रहा है टर्की और जिससे जूझ रहा है सीरिया। शक्तिशाली भूकंप का प्रभाव टर्की में ये पड़ा है कि वहां 7,200 से अधिक लोगों के जान गंवाने की सूचना है और ये संख्या और बढ़ सकती है, ऐसी आशंका भी बताई जा रही है। ये भी बताया गया है कि भूकंप के साथ साथ वहां तेज ठंड और बरसात के कारण बचाव कार्यों में बाधा रही। कुल मिलाकर टर्की में 13.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं और मदद के लिए 70 से अधिक देश आगे आए हैं। समाचार है कि 12,000 से अधिक लोग बचाव कार्यों में लगे हैं। फिर भी प्रभावित लोगों के पास पहुंचने में बहुत अधिक समय लग रहा है। 9,000 सैनिक दल भी बचाव कार्य के लिए सम्मिलित हो गए हैं। खबर है कि 6,000 से अधिक इमारतें टर्की में ढह गईं और इसी तरह से सीरिया में मरने वालों की संख्या 812 बताई गई है। 1,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
संवेदना और प्रार्थना के साथ साथ हम सब जिस जिस रूप में प्राकृतिक प्रकोप के समय मदद के लिए आगे आए, हमें आना चाहिए और ये हमारी परंपरा भी रही है। उसका स्मरण करते हुए बात करते हैं ऊर्जा की। जहां पूरा विश्व जूझ रहा है पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ, जिस तरह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो आवश्यकताएं विश्व में ऊर्जा की बढ़ती चली जा रही हैं, उनको लेते हुए जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए भारत क्या कर रहा है, इंडिया एनर्जी वीक में उस बारे में जानकारी दी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अपनी बात बेंगलोर में कहते हुए ये कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आइए सुने भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन का ये अंश। फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजट में हमने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है। इसमें 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स शामिल है। इसमें भी आप सभी के लिए हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बनने वाले हैं। साथियों, एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। एक तरफ जहां फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे आता है, जो प्यार के साथ जुड़ा हुआ दिन माना जाता है, वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे विवाह के योग्य आयु होने के बाद भी उस कमिटमेंट से दूर रहने की इच्छा रखते रखते लड़के और लड़कियां बहुत लंबी उम्र तक विवाह करने से अपने आप को दूर रखते हैं। इसमें एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी मददगार साबित होती है, वो समीप लाने में मदद करती है, वहीं टेक्नोलॉजी के कारण कई प्रकार की अड़चनें भी उत्पन्न हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी और आधुनिक समय में जो चुनौतियां प्रेम करने वालों के सामने हैं, उनके बारे में बातचीत हमने की मितेश कपाड़िया और शक्ति शर्मा से, जो फाउंडर हैं स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के। दोनों की मुलाकात भी टेक्नोलॉजी की मदद से हुई थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, उसका एक अंश प्रस्तुत है। उनके साथ हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लव सिंप्लीफाइड उस विषय को लेकर कुछ मंथन कर रहे हैं। उस श्रृंखला के पहली कड़ी का ये अंश प्रस्तुत है। हाउ यू गाइज रीच्ड ईच अदर
And as they always say, ladies first. So, Shakti ji, your first meeting with Mitesh ji. Yeah, before even the first meeting started, Ashokji, I was living the Indian American dream at that point. This is back in 2010. And at that point, I was working at JP Morgan Chase. I was finishing up my business school. I had done masters already. I was working long hours. I had no, like typical immigrants, I did not have any family support or a network of people who would introduce me to different people. So I resorted to the typical shadi.com route, and I saw this profile. My parents from India and I used to kind of team together, and we came across Mitesh's profile, and the way Mitesh described what his ideal partner is like just resonated with me so much, and it just felt like in his words, in this like world of profiles and glitter glamour and people writing what, you know, like people marketing themselves, I felt like there was this like one profile where he really poured his heart into very truthfully what he's really looking for, and that clarity to me was very appealing. So the first time we met was in Philadelphia in a cafe, and this is like typical Shakti coming in, flustered with how do I parallel park here? This is Philadelphia, so there's no like parking garage or anything in South Philly. And I'm like, okay, I could use some help. And Mitesh came and helped me with parking. And we were going to meet for what 30 minutes, an hour. We ended up talking for 4 hours. And that's where our connection really started. I'm very happy to hear that. And there are many questions which some of our viewers, and especially those young men who are trying their luck on different these internet sites, you can give some tips, Miteji, on the way you crafted your profile. So she was very impressed, and you won the battle right there through your your writing skills. So let us go there, and then towards the other references. Yeah, before winning that battle, there were so many other battles that left me disappointed with just meeting people and not finding the right person, right match. And so on that beginning of the new year, so I not exactly, but I think like 2 weeks after the new year of that year, 2010, I had written a uh, who my ideal partner is. And in my profile, I included that. So my ideal partner would, have this type of sense of humor or have, this type of personality. And I really just described it as if I was speaking to that person in my writing. And so just having that clarity, because I knew after having so many experiences of just meeting people and not making it work out and it's just disappointment for so many years. And of course you have the pressure from everybody in the whole world telling, okay, Mitesh, when is your wedding happening? When are you getting to get married? When are you going to have this? So the pressure was building at that point, certainly. And this was one way that really helped me to build that level of clarity of, I am looking, and I started the sentence with this, the paragraph, I am looking for this person. You are so and so. And I wish I had the exact wording, but it's, you are a person with a warm heart. I'm looking for you as somebody who connects with your divinity inside of you. And there was something more to that, but that was the extent. So I think I will not bother you to think exact words, but we got the spirit, and that spirit which has led you to spiritual alignment. We'll reach there. But Shakti ji, if you care, care to share any remnants of that meeting which got stretched, you decided to meet for little less number of duration than what it ended up. So, as we generally say that it clicked. So, what clicked? Yeah, and before I go into what click, I also want to kind of tie back
to what Mitesh was saying, very coincidentally, so we met in February. February, I think 10th was the day when we first met. And Ashokji, that year, January some 20th or something, one of my friends came back from Bangladesh, and he got engaged. And he gave me all these tips of how to like write down what you're looking for. So me being the geek, like all this like Excel spreadsheet junkie, well, Mitesh wrote his like poetry. I wrote down, I created a model of different things that I care about, and I have this like rating system. The reason I'm bringing that up is it was such a coincidence that we both were clarifying what we value, and we were both very clear going into it what we're looking for, and I think that really helped us uh, to not take as much time and have that clarity. Go ahead. Yeah, and that exercise in itself just called us each other much quickly rather than going with a general picture and saying, okay, let's see where this goes, type of thing. देवाशीष भट्टाचार्य एक जाने माने भारतीय संगीतज्ञ हैं। गिटार के क्षेत्र में उन्हें महारत ही नहीं हासिल है, बल्कि उन्होंने एक नए ढंग से गिटार को परिमार्जित करके चतुरंगी नाम से गिटार का एक स्वरूप भी विकसित किया है। अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो फ्रांस पहुंचे हुए थे, जहां से हमने ऑनलाइन उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने नए एल्बम साउंड ऑफ द सोल के बारे में बताया। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। तो पहले आपके इस वाद्य के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, चतुरंगी। इसको आपने क्यों ऐसा लगा कि इसको कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहिए? असल में मेरा पैदाइश ऐसा समय पर हुआ 63, जब पंडित रविशंकर जी एंड उस्ताद अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, सब, बड़े गुलाम अली खान साहब बुजुर्ग, आमिर खान साहब बुजुर्ग हो गए, मगर वो जो महल संगीत का पैदा हुआ और उधर दबीर खान साहब का रुद्रवीणा, ये सब 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 यंग कलाकार थे, और उनका जो संगीत है वो हमारा बदन को पूरा, बदन में रोंगटा खड़े कर देते थे। और मेरे पास था स्लाइड गिटार, जो एकदम गायकी शैली का वाद्य है, तो मैं उसको लेके उसमें कुछ अब हमारा जो सुने हुए जो सांगीतिक जो परंपरा है, पारंपरिक जो ध्वनि है, जो गूंज है, उसको भरने का कोशिश मेरे मन में बहुत था। तो उसको वो कोशिश करते करते चतुरंगी बन गया। ऐसा मैंने सुना है कि आपने गिटार को तीव्र गति से, द्रुत गति से बजाया जा सके, इसके लिए अंगूठे का और वो अलग तरह से आप कुछ करते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा उसकी एक झलक हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। ये देखिए, मैं ऐसे तो वो फ्लैट बैठता है, मगर अब हाथ को दिखा देता हूँ, थोड़ा देखिए। ये जो है ना, तगड़ तगड़ दिबी तगड़ तगड़ दिबी तगड़ तगड़ दिबी तगड़ दिबी तगड़ दिबी तगड़ तगड़ दिबी, ये जो है, ये एक अंगुली से नहीं बज सकता, ये 2 अंगुली से भी नहीं बज सकता, 3 अंगुली चाहिए। ये मैंने 70s में मैंने मेरे दिमाग में भगवान ने दिया है, मैंने तो कहाँ से लिया, सब तो उनका ही है। सब ईश्वर ने ये शक्ति, ये खोज मेरे अंदर, मेरे दिमाग में घुसा दिया समय समय पे। और अब समापन से पूर्व एक छोटी सी बातचीत, जिसमें राजेंद्र हर्ष संवित साधक हमें बता रहे हैं अति महारुद्र हवन के बारे में। क्या होता है अति महारुद्र हवन? शिवजी
के विशेष ध्यान को समर्पित दिन शिवरात्रि भी फरवरी के महीने में 19 तारीख को आ रहा है, और मार्च के महीने में यति महारुद्र हवन होगा जोधपुर में। इसके बारे में जानकारी के साथ राजेंद्र हर्ष, थोड़ा बताइए क्या है अतिरुद्र हवन। क्या है कि जैसे हम पर्वत पर चढ़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो पहले थोड़ा चलते हैं, कोशिश करते हैं, फिर एक छोटा पर्वत चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर आबू पर्वत जैसे पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर जाकर के हम हिमालय की चोटियों में कहीं घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही जो शिव है वो तो अनंत है, उनको हम कुछ भी दें कम है, लेकिन हमारी प्रक्रिया जो है तो उसमें जैसे एक रुद्र चमक नमक के साथ में जो लोग भक्त हैं जानते हैं कि रुद्राष्टध्यायी जो है, उस एक रुद्र से जो हवन करते हैं उसको हम रुद्र हवन कहते हैं। उसमें हर एक मंत्र के साथ में एक आहुति दी जाती है। ऐसे 11 रुद्र हवन अगर हम करें तो उसको एक लघु रुद्र कहते हैं। ऐसे 11 लघु रुद्र करें उसको एक महारुद्र कहते हैं, और ऐसे 11 महारुद्र करें तो उसको एक अतिरुद्र कहते हैं। तो हमने रुद्र हवन कई किए, लघु रुद्र हवन कई किए, एक पूरे वर्ष तक हर शिवरात्रि को लघु रुद्र हवन किए हम काचोली में। शंकरालोक आश्रम जब शुरू हुआ तो उस समय हमने महारुद्र हवन किया। पिछले वर्ष ही हमने जो है माउंट आबू में जो समीर साधना है वहां पर चतुर्मास के समय में श्रावण के मास में एक महारुद्र किया। फिर हमारी इच्छा हुई अब जब ये कर लिए हैं, हम कोशिश हो गई, तो अब अतिरुद्र की तरफ बढ़ना चाहिए। और जहां तक मेरे को याद है, और जो जोधपुर में सब लोग कह रहे हैं कि जोधपुर में अभी तक अतिरुद्र हवन ऐसा एक कभी हुआ नहीं, तो हमारा अतिरुद्र हवन ये हिसाब से कर रहे हैं। और आप इसको यूं समझिए कि एक ही साधक अगर 11 पंडितों के साथ में अकेला अतिरुद्र करना चाहे तो कम से कम 121 दिन लगेंगे 11 पंडितों के साथ। और अगर अकेला करे एक एक हवन रोज तो आप 121 इंटू 11 आप समझ लीजिए कितना होता है, ठीक है। और सब मिलकर करेंगे तो हमारे 5 दिन में पूरा हो जाएगा, और सबका चित्त शुद्धि होगी। सब एक संगठित रूप से जब घोष होगा और आहुतियां होगी, उसका एक जो इफेक्ट है, उसका अनुभव है, एक अलग ही रूप से होगा। और आगे का भी मैं आपको बताना चाहूं कि हम सब लोगों की इच्छा तो ये है आने वाले समय में हम कोटि रुद्र करें, तो 11 अतिरुद्र के बराबर एक कोटि रुद्र होता है। तो देखें जैसी स्वामी जी की कृपा होगी और जैसा सबका सहयोग होगा और जैसा अगर उसका संकल्प बनेगा स्वामी जी का, तो वो भी हम जरूर करेंगे। और अब आज का बिजनेस पेशा कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले ये याद करना आवश्यक है कि आप हमारे फेसबुक पर मित्र बने, ITV गोल्ड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।